Good morning all the students. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. Dear students, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे बिल्कुल फिट फाइन होंगे और बहुत बखैर होंगे। मैं एक बार फिर से आप सारे बच्चों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ पूरे जोश के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस गति से और जिस शिद्दत के साथ और जिस मोहब्बत से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइकिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बच्चों, आपकी मोहब्बत को मैं कैसे बयां करूँ? तो आपकी मोहब्बत को बयां करने के लिए मैं एक शायराना अंदाज़ में इस बात को कह सकता हूँ कि मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं। मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं। जिगर पर जख्म लेंगे, जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, just before going ahead, I would like to share one quotation, very beautiful quotation. That quotation is that not gold but man can makes a nation great. That is why each and every citizen of India must think for the betterment, for the beautification of a nation, and you can think for the betterment and beautification of nation only when you are educated. That is why I am trying my best to give you the quality education related to English language and literature, because I confirmly or firmly believe that only education can bring revolution in all the sectors of human life. Dear student, now let us come to the point here. आज डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। एक बार फिर से सारे कुछ नए बच्चे हैं, ये बच्चे शायद वाकिफ़ नहीं है चैनल से, तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द चैनल। अब इस चैनल के अंदर में इनकलाबी सीरीज अभी चल रहा है, जारी है, और इनकलाबी सीरीज ए के अंतर्गत ये आज का वीडियो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस पर होगा, ये 8th वीडियो है। मतलब कहने का गर्ज हुआ बच्चों कि 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। अब सारे बच्चे किसी भी जो फर्स्ट वीडियो, जब वीडियो कोई भी वीडियो आता है, तो जैसे ये 8th वीडियो है, आप इस वीडियो को कायदे से नहीं समझ सकते हैं जब तक आप पिछले वाले वीडियोस को नहीं देख लेते हैं अच्छे से। तो इसीलिए स्टूडेंट आज हम लोग आते हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, सेंटेंस चल रहा है, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहा है। तो हमने बताया था कि मेजर काइंड्स जो है सेंटेंस का मेजर जो काइंड्स है, फेमस ग्रामरियन ऑफ द वर्ल्ड ने इसको 5 कैटेगरी में डिवीज़न किया है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर हमने बात कर ली है। आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं। तो यहाँ आने से पहले हम लोग डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल वे में, आप समझो, फिर इंग्लिश में मैं डिफ़ाइन किया हूँ, आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, कायदे से इसको याद कर लेंगे, फिर पूरी ज़िंदगी में कोई दुश्वारी आपको नहीं होगी। तो सिंपल समझे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल 3 काम करने के लिए किया जाता है। समझना गौर से, ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग या जिसका इस्तेमाल 3 काम करने के लिए किया जाता है। पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एडवाइस। मतलब ऑर्डर आदेश देने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट अनुरोध करने के लिए, एडवाइस सलाह मशवरा देने के लिए। तो सिंपल क्या कहेंगे भाई कि ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल हम ऑर्डर के लिए करते हैं, या अनुरोध के लिए करते हैं, यानी रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, या एडवाइस के लिए करते हैं, तो उसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट हैव गुड ग्रास्प और यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर इम्पेरेटिव सेंटेंस, because in day-to-day life most of the time you will get an opportunity to speak on the basis of imperative sentence। आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप दैनिक जीवन में आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस से बहुत ज़्यादा मुलाकात होगी। तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि मेजर 5 काइंड्स जो सेंटेंस का है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो विद इन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस वेरी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, most of the time, most of the people, I think in 95% people used to speak these types of sentences. That is why each and every sentence must have
must have good command over all the item, you must have good command over these 5 kinds of sentences। तो इसीलिए imperative sentence बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जब आप नरेशन बनाएंगे और वॉइस बनाएंगे तो imperative sentence का वॉइस अलग तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से आप imperative के अंदर में 3 कैटेगरी आता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्डर का पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनता है और एडवाइस का पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनेगा, रिक्वेस्ट वाले का पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनेगा। और फिर जब इसका नरेशन बनाएंगे आप, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन अगर दिया हुआ है और इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, जब इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाओगे तो फिर ऑर्डरेबल सेंटेंसेस जितना होंगे, यानी ऑर्डर के कैटेगरी में जितना सेंटेंसेस आए हैं यहाँ पे, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन मुख्तलिफ तरीके से बनता है, एडवाइस का मुख्तलिफ तरीके से बनता है यानी डिफरेंट वे में बनता है, फिर रिक्वेस्ट का डिफरेंट में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप CGL, SSC CGL में बैठेंगे, बैंकिंग में बैठेंगे, आप जितना भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश पेपर होता है, तो इंग्लिश पेपर में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड वॉइस या नरेशन नहीं पूछा जाता है। कहने का गर्ज ये हुआ कि सारा एग्जामिनेशन में वॉइस और नरेशन पूछा जाता है, खास करके इम्पेरेटिव, यानी मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर बेस्ड अपॉन इम्पेरेटिव सेंटेंस। दैट इज वाई फॉर स्टूडेंट इट इज वेरी अर्जेंट टू हैव गुड कमांड, टू यू मस्ट डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दिस, टू अंडरस्टैंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। दैट इज वाई लेट अस कम टू द पॉइंट। और अच्छे से समझना बच्चे, मैं ऐसे समझा रहा हूँ फिर आपको दुश्वारी कोई नहीं, यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। दैट इज वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डीप लेवल। देखो बच्चे कि व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस? तो सिंपल समझना कि द सेंटेंस ऐसा वाक्य विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड, ऐसा वाक्य जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, वर्णन करने के लिए, किस बात को, कहने के लिए, कैसी बात को या किस बात को। तो याद रखना कि ऑर्डर को बताने के लिए किया जाएगा, ऑर्डर को। तो याद रखना ऑर्डर और कमांड एक ही वर्ड है, सिनोनिम वर्ड है। इसको हिंदी में बोलते हैं आदेश। मतलब हुआ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसका इस्तेमाल आदेश के लिए किया जाता है, ऑर्डर देने के लिए, हुक्म देने के लिए कि 1 गिलास पानी लाओ, तो ये क्या है? एक आदेश है। या फिर रिक्वेस्ट के लिए, और रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस या सजेशन के लिए। तो रिक्वेस्ट क्या हुआ भाई? दरखास्त करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। 1 गिलास पानी लाओ, ये क्या है? ऑर्डर है, आदेश है। लेकिन एडवाइस, अच्छा इसको बच्चे, सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना कि अक्सर लोग क्या बोलते हैं? सजेशन नहीं, सजेशन। राइट प्रोनाउंसिएशन सजेशन। ब्रिटिश स्टाइल का में प्रोनाउंसिएशन इसका क्या? सजेशन। तो यू मस्ट फॉलो दिस प्रोनाउंसिएशन, सजेशन, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। इन द सेम वे सजेशन। तो अब देखो हम लोग 3 नतीजे पर पहुंचते हैं यहाँ पे। चाहे तो क्या बात होगी? आदेश का, या फिर आदेश को बताएगा, या फिर रिक्वेस्ट यानी अनुरोध या दरखास्त को बताएगा, या सजेशन या एडवाइस यानी सलाह मशवरा देगा, किसी को सलाह देगा। तो पता ये चला, यह हिंदी में मैं भी लिख दिया हूँ कि जिस सेंटेंस का प्रयोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस हेतु किया जाता है, यानी के लिए किया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्या समझे बच्चे हम लोग? इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल चाहे तो हुक्म देने के लिए, यानी आदेश देने के लिए कि 1 गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो, फैन चला दो, रेडियो बंद करो, ये सब क्या है? आदेश है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल आदेश के लिए होता है, या फिर जिसका इस्तेमाल एडवाइस, सलाह मशवरा के लिए होता है, किसी को सलाह दिया जाता है या मशवरा दी जाती है। क्या भाई? जैसे लव योर कंट्री, अपना मुल्क से प्यार करो, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, इसमें क्या है? सलाह दे रहा है। तो चाहे तो आदेश देगा, या फिर रिक्वेस्ट को बताएगा, या फिर सजेशन को बताएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप सबका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि 3 चीज़ को बताता है, ऑर्डर को बताता है, एडवाइस को बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है। तो तीनों को हम अलग अलग कैटेगराइजेशन में कर दिए हैं, तो ताकि आपको समझने में सहूलत होगी। तो समझना बात को। देखो बच्चे, ये क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? आदेश बोलते हैं। और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? हुक्म बोलते हैं, हुक्म। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कि सिट डाउन इमीडिएटली, जल्दी बैठ जाओ।
तो अब वाक्य का जेस्चर एंड गेस्चर, वाक्य का भाव को देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा किसी को हुक्म दे रहा है या आदेश दे रहा है कि सिट डाउन इमीडिएटली, जल्दी बैठ जाओ, या फिर गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, या फिर स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो, या फिर स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो चला दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं सॉरी, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो अब देखो ये इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है, सारे बच्चे इसका हिंदी भी लिख लेना सारे बच्चे, ठीक है ना, कि सिट डाउन इमीडिएटली, जल्दी बैठ जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो चला दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो हिंदी भी सारे बच्चे लिख लो और इसको प्रैक्टिस करना। ओनली प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन, अनटिल एंड अनलेस यू कल्टिवेट योर हैबिट डियर स्टूडेंट यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। आई विल टीच यू कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम नाउन अप टू प्रीपोजिशन, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ग्रामर, बट यू विल नेवर बी कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज व्हाई first of all, whatever style I am following at the time of teaching, the same sentences must be spoken by you to develop your habit, to cultivate your habit. Only I can give you guarantee that you will be like me or better than me when you will cultivate your habit. The sentences spoken by me here, the same sentence must be spoken by you in your practical life. So only then you can be some intelligent student, or the students are having good knowledge of having good knowledge of English. तो अब देखो बच्चे, ये इन सेंटेंस से ये पता चला कि इससे ऑर्डर का यानी आदेश का पता चल रहा है, तो ये सारा सेंटेंस ऑर्डरेबल कैटेगरी में आ जाएगा। आगे देखो मैंने क्या कहा कि एक आदेश होगा या फिर एडवाइस होगा। एडवाइस का मतलब सलाह मशवरा, किसी को सलाह या मशवरा देते हैं। जैसे लव योर कंट्री, अपना मुल्क से प्यार करो या अपना मुल्क से प्यार कीजिए। तो आप बोलो बच्चे यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि प्यार करने के लिए आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वो मन की बात है, मैं करूँ या नहीं करूँ। तो इसीलिए किसी को ऐसे नहीं कर सकते तुम उसको प्यार करो, वो आपके डर से कुछ वक्ती तौर पर वो बोलेगा ठीक है, लेकिन बोलेगा बस हम नहीं करेंगे प्यार। तो पता ये चला कि एडवाइस जो होता है, आदेश में आपका एकदम बिल्कुल शान और शौकत झलकती है, लेकिन एडवाइस में कोई शान और शौकत नहीं। बिल्कुल आप सिंपली कहिए, किसी को मान लेता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं टू परफॉर्म द एक्शन वट एवर यू एक्सपेक्ट। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं मैं जो चाहता हूँ वही तुम करो। तो इसीलिए एडवाइस में सिंपली आप किसी को मशवरा देते हैं एकदम नरमी इख्तियार करते हुए कि लव योर कंट्री, अपना मुल्क से प्यार करो। मतलब ये किसी को भी आप कह सकते हैं अपना मुल्क को, जिस मुल्क में रहते हो। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर कंट्री, टू लव आवर कंट्री, टू थिंक फॉर द बेटरमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री। तो ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट थिंक टू प्रोटेक्ट इंडिया, टू मेक इंडिया फर्स्ट, not America first but India should be first. Only then you are the real beloved of India. In the same way, obey your parents, अपने माँ बाप, इसका मतलब हुआ कि obey your parents, अपने माता पिता का कहा मानो, या फिर अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर किसी को हम क्या मशवरा दे रहे हैं कोई बच्चा को कि वो तुम्हारे माँ बाप है, वालिदैन है, वो जो कहते हैं उनकी बात को मानो। तो अब ऐसा नहीं कि जो माँ बाप कहते हैं वही मानो, ये ऑर्डर वाला शान नहीं। किसी को हम मनवाने के लिए अपना ऑर्डर नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए सिंपली क्या बोलते हैं, ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, यानी अपने माँ बाप का कहा मानो। उसके बाद है रेस्पेक्ट योर टीचर। अब इसमें क्या हुआ कि रेस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर की इज्जत करो। रेस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर की इज्जत करो। तो जाहिर सी बात है वो टीचर आपको पढ़ाते हैं, और टीचर के बारे में कहा जाता है कि टीचर्स आर जस्ट लाइक कैंडल्स विच इल्यूम देयर स्टूडेंट बाय बर्निंग ऑन इट्स फ्लेम। टीचर, शिक्षक एक मोमबत्ती के समान मोमबत्ती के समान होते हैं, वो खुद जल करके अपने स्टूडेंट के फ्यूचर को ब्राइट करता है। तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट योर टीचर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट रेस्पेक्ट द टीचर। तो जाहिर सी बात है वो ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाता है आपको। एक टीचर अगर चाह ले एक स्टूडेंट को तो APJ अब्दुल कलाम बना सकता है। तो इसीलिए टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो अब मैं किसी को कह रहा हूँ भाई आपके टीचर हैं, टीचर की इज्जत करो। तो रेस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर की इज्जत करो। तो हम मशवरा के तहत कह रहे हैं, किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप करो ही, बस रेस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर की इज्जत करो। उसी तरह से हेल्प द पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चों की मदद करो। आप किसी, मान लो मैं मिलेनियर हूँ, करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, कोई हमको आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि तुम करोड़पति हो, इसीलिए वो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करो। मेरी मर्जी, मैं खरबपति रहूँ, कुछ रहूँ, मैं नहीं करूँगा।
लेकिन अब कोई हमको एक मशवरा दे सकता है, भाई आपके पास इतना ये गरीब बच्चे हैं, आप इनकी मदद कर दीजिए, तो वो हमको आदेश नहीं दे सकता है, सिंपली कह सकता है आप उन गरीब बच्चों की मदद कर दीजिए। तो क्या बोलेगा कि हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस को देख करके ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है भाई, एडवाइस, एक मशवरा के तहत, एक सलाह के तहत कह रहा है। उसी तरह से डॉक्टर साहब कहते हैं कि टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। आप डॉक्टर है, पेशेंट है, आप पेशेंट के साथ डॉक्टर पूरा एकदम आदेश नहीं चलेगा, ये करना होगा, ये करना होगा। कोई डॉक्टर इस तरह से बात भी नहीं करते हैं, वो सिंपली कहेंगे भाई दिन में 2 बार दवाई लीजिए, दिन में 2 बार दवाई लीजिए। तो पता है कि वो एक एडवाइस दे रहा है कि 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि दिन में 2 बार दवाई लीजिए। तो टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस का मतलब 2 बार, और डे मतलब एक दिन में। तो टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो एक दिन में 2 बार दवाई लीजिए। तो पता ये चला बच्चे कि इस सेंटेंस को देख करके, इस सेंटेंस का हाव भाव और इसका जो मेन क्रक्स है, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं इसमें आदेश नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, एडवाइस है। और ये वाला सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि नहीं इसमें ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर वाला, ये जितना सेंटेंस है ये ऑर्डरेबल के कैटेगरी में आ गया, और ये सारा सेंटेंस एडवाइस के कैटेगरी में आ गया। तो हमने अभी बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस चाहे तो ऑर्डर को बताएगा, या एडवाइस को बताएगा, या फिर रिक्वेस्ट को बताएगा। तो देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला, तो रिक्वेस्ट वाला में किसी से दरखास्त करते हैं या अनुरोध करते हैं, भाई मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करके आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करके आप मेरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, मेहरबानी करके पुलिस को सूचित कर दीजिए, या कृपया करके पुलिस को सूचित कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बात जानो बच्चों की, 2 वर्ड है, प्लीज़ और काइंडली। प्लीज़ और काइंडली दोनों का मतलब होता है हिंदी में कृपया करके, और उर्दू में मेहरबानी करके। तो अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या है कि प्लीज़ हेल्प मी। आप किसी को कहते हो मेहरबानी करके आप मेरी मदद करें, तो बोलो क्या ऑर्डर दे रहे हो? नहीं ना। एडवाइस दे रहे हो? नहीं, इसमें एडवाइस है ही नहीं, या ऑर्डर है ही नहीं। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके आप मेरी मदद कीजिए। तो कहने का गर्ज ये हुआ कि इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या इसी सेंटेंस को प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़ दोनों बोल सकते हैं। यानी प्लीज़, 2 बात जानना कि प्लीज़ का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, और सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, और सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। लेकिन काइंडली का इस्तेमाल सिर्फ सेंटेंस के शुरू में होता है, लास्ट में नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पर कि काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस, काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस मतलब मेहरबानी करके या कृपया करके पुलिस को सूचित कीजिए। अब आगे है कि प्लीज़ इन्फॉर्म माई गार्जियन अबाउट माई कंडीशन। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि प्लीज़ इन्फॉर्म माई गार्जियन अबाउट माई कंडीशन, मेहरबानी करके मेरी हालत के बारे में मेरे गार्जियन को बता दीजिए। तो इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है किसी से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कुछ करने को, या कुछ करवाने को, किसी से हम दरखास्त कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरी ये काम कर दीजिए, कि प्लीज़ इन्फॉर्म माई गार्जियन अबाउट माई कंडीशन, मेरी हालत के बारे में मेरे गार्जियन को बता दीजिए। अब एक बात और जानो बच्चों, यहाँ पे रिक्वेस्ट में या फिर पूरे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, ये एकदम बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में कि किस तरह के सेंटेंस ऑर्डर में आएंगे, किस तरह के सेंटेंस एडवाइस में आएंगे, किस तरह के सेंटेंस रिक्वेस्ट में आएंगे। सेंटेंस पढ़ने के बाद यू विल बी कैपेबल टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज ऑर्डर, और वेदर द सेंटेंस इज एडवाइस, और वेदर द सेंटेंस इज रिक्वेस्ट। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप तीनों में अगर फ़र्क नहीं जानते हैं तो आप फिर कमिट ग्रेट मिस्टेक, और बड़ी बड़ी गलती कर लेंगे आप। तो इसीलिए क्लियर कट यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे का क्लियर कट हो गया होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझोगे सारे बच्चे ध्यान से। इम्परेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड जो बड़े बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं, टीचर हजरात गलती कर जाते हैं, प्रोफेसर हजरात गलती कर जाते हैं, या फिर कुछ जो जनरल कंपटीशन में बच्चे अपियर हो रहे हैं, वो बच्चे को ये बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो वो गलती करके कॉमन एरर सॉल्व करके आते हैं, वो बिल्कुल गलत बना के आ जाते हैं। तो इस बात को समझना कायदे से मैं क्या बता रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना हमेशा। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव नहीं है, यानी गो दियर डोंट गो दियर, तो मैं डोंट गो दियर यानी इम्पेरेटिव में नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, यानी इम्पेरेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट वो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है। हमेशा याद रखना दिमाग में क्या कि इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होता है। और फिर इसके पीछे फिलोसॉफी क्या है, मैं अभी उस बात पर चर्चा करूंगा। यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ, अच्छे से समझना कैसे लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखो
कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट लव योर कंट्री, तो लव मतलब प्यार करना, ओबे मतलब फर्मा बरदारी करना या कहा मानना, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, हेल्प मतलब मदद करना, टेक मतलब लेना। तो ये सारा देखो सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि प्लीज़ हेल्प मी, दरअसल क्या है कि ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हेल्प मी प्लीज़, लेकिन ग्रामरियन जो मेजर ग्रामरियन ऑफ द वर्ल्ड है तो वो कहते हैं कि प्लीज, हकीकत प्लीज़ और काइंडली ये क्या है, रेस्ट है। ये प्लीज़ को सेंटेंस का यहाँ पर जोड़ दिया, लेकिन सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ हेल्प से, जैसे हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़, यानी ग्रामरियन कहता है आप प्लीज़ को शुरू में भी रख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेन वर्ब से शुरू हुआ है। उसी तरीके से काइंडली के बारे में कहा कि काइंडली किसी सेंटेंस का ये मजबूरी है ग्रामरियन का कि काइंडली को आप सिर्फ शुरू में जोड़ सकते हैं, लेकिन दर हकीकत इसमें बात क्या है कि इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, तो मेन सेंटेंस ये है इन्फॉर्म द पुलिस। तो पता चला कि ये भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो रेस्ट है, ये रेस्ट प्लीज़ और काइंडली, प्लीज़ के बारे में कहा गया कि इसको आप शुरू में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। अगर लास्ट में रखते हैं तो देखो ये बात क्लियर है कि मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, लेकिन ग्रामरियन कहता है कि आप प्लीज़ को शुरू में भी रख सकते हैं, तो आप कोमा दे दीजिए या नहीं भी देते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। उसी तरह से काइंडली को आप शुरू में रख दीजिए, लेकिन जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेन वर्ब से शुरू हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि इन्फॉर्म माई गार्जियन अबाउट माई कंडीशन प्लीज़, यहाँ पर भी दे सकते थे प्लीज़, अगर यहाँ पर देते तो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि प्लीज़ को हम शुरू में भी रख सकते हैं इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं, तो सेंटेंस को देखोगे तो ये डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हुआ है। उसी तरीके से इधर देखो सिट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है मतलब वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये देखो, ये गेट आउट देखो, स्विच ऑफ देखो, स्विच ऑन देखो, या फिर यहाँ पर क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है भाई, सिट डाउन, गेट आउट, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, और यहाँ पर क्या है ओपन द डोर। तो देखो ओपन मतलब खोलना होता है और क्लोज का मतलब बंद करना होता है, तो डायरेक्ट ये मेन वर्ब से शुरू हुआ। तो कहने का गर्ज है ये जहाँ पर भी NB लिखा हुआ रहता है बच्चे, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैं कि जहाँ पर NB अगर मैं लिख दूँ, दरअसल ये लैटिन शब्द है नोटा बेनी और इसका मतलब अंग्रेजी में होता है नोट वेल या पे स्पेशल अटेंशन। जहाँ पर NB वाली बात आ गई तो वहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल विथ फुल कंसंट्रेशन आपको पे अटेंशन करना है, ध्यान देना है। तो ध्यान क्या देना है, मैंने अभी क्या किया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत है वो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैं NB फर्स्ट, ये 4 पॉइंट्स है, दिस 4 पॉइंट्स ऑलवेज मस्ट बी केप्ट इन योर ब्रेन, हमेशा ये चारों पॉइंट को आपका दिमाग में रहना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस बोले तो चाहे ऑर्डर वाला हो, एडवाइस वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा स्टार्ट्स जनरली विद मेन वर्ब। तो हमने क्या कहा कि हमेशा वो इंपेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर देखो जी एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हम जनरली मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे नहीं ये सेंटेंस तो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ किसी सिचुएशन में हम लगाते हैं जब रिक्वेस्ट, लेकिन ये प्लीज़ को तो लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने जनरली का इस्तेमाल किया है। तो आप ये मान करके चलो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल जो होता है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस जब इस्तेमाल होता है और यानी शुरू होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस से जो ही शुरू होगा तो वो डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होगा, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स जनरली विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस का मेन वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिखा दिया हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान देना। क्या है कि डायरेक्ट मेन वर्ब से ये MV का मतलब हुआ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँगा सिर्फ गो, तो इसमें क्या है सिर्फ मेन वर्ब है, लेकिन गो दियर तो अब वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन गो दियर फास्ट तो वहाँ रेस्ट भी आ जाएगा। तो पता ये चला कि सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को देते हैं, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट भी है और रेस्ट भी है तो फिर रेस्ट को उसके बाद में देते हैं। लेकिन इसका एंड जो होता है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस जब एंड करता है, ख़त्म होता है, तो उसमें फुल स्टॉप से वो ख़त्म होता है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब एंड करता है यानी ख़त्म होता है तो वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन से ख़त्म होता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस और सबसे पहले वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताए थे, ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। तो अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर हम, जैसे गो दियर वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, डोंट गो दियर,
तार को, खुला हुआ तार को मत छुओ, डोंट टच द ओपन वायर। तो अब इसका जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो याद रखना, जिस तरह से पॉजिटिव में यानी इंपेरेटिव का पॉजिटिव में डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, उसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट डोंट से स्टार्ट होता है। इसमें डजंट कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा डोंट से स्टार्ट होता है। और जो ही डोंट दिए जस्ट उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है उसको बैठा देंगे सेम टू सेम, कि डोंट के बाद मेन वर्ब फिर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ प्लस के बाद देखो फुल स्टॉप है, तो पता ये चला कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस फुल स्टॉप, लेकिन इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ये हो गया। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट ये समझोगे बच्चों हमेशा कि सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज केप्ट अंडर स्टूड या इम्प्लिसिट, ये दूसरा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना कि ये आखिर होता क्या, क्यों है ऐसे। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर उसका मतलब बदल जाता, क्या कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट अंडर स्टूड रहता है। देखना, सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज केप्ट अंडर स्टूड या इम्प्लिसिट, यानी इसको छिपा के रखते हैं, ये स्पष्ट नहीं किया जाए, दिया हुआ नहीं रहता, ये छिपा हुआ रहता है। अभी एग्जाम्पल देखो कि कैसे ये छिपा हुआ रहता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिया हूँ, बच्चे समझना ध्यान से एकदम, अभी स्पेशल अटेंशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। क्यों, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं बहुत सारे टीचर से, अगर टीचर जानकार है तो बहुत अच्छी बात है, वो जवाब दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर जो है वो बच्चों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज समझना और फिर कभी नहीं भूलना, और तुम अपने भाई बहन या फिर कोई बच्चा अंग्रेजी जानने की ख्वाहिशमंद है तो उसको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या कहा बच्चों कि इंपेरेटिव सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, क्योंकि उसूल है कि दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस बन ही नहीं सकता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो, यानी बगैर सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट उसमें नहीं रहता है, सब्जेक्ट रहता है लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। इसीलिए कहा जाता है, मैंने जब सेंटेंस को डिफाइन किया था उसमें बताया था कि मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कम से कम यानी न्यूनतम यानी मिनिमम कंडीशन, कम से कम शर्त एक वाक्य बनने के लिए दो चीज का होना बहुत लाजमी है, एक सब्जेक्ट और वर्ब। ये दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो जब ये कंडीशन मैंने पहले बता दिया है कि मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस देयर मस्ट बी, इस्तेमाल कर रहा हूं क्या, मस्ट का, देयर मस्ट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब ये बता रहा हूं कि देयर मस्ट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब और ये दोनों होना लाजमी है एक वाक्य बनने के लिए, इसमें से एक भी एब्सेंट होगा तो वाक्य नहीं होगा। तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब क्यों होता है। जैसे बोलेंगे लव योर कंट्री, अपना मुल्क से प्यार, लव योर कंट्री, अपना मुल्क से प्यार करो, तो इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है। और ये लव जो है ये मेन वर्ब है, और लव योर कंट्री और ये योर कंट्री जो है ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से ओबे योर पेरेंट्स, ये मेन वर्ब है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर आप ही तो बोले थे बगैर सब्जेक्ट का वाक्य नहीं बनता है, लेकिन यहाँ कैसे बन रहा है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है जी, अंडरस्टूड। ये लफ्ज देखो, अंडरस्टूड मतलब समझा हुआ नहीं, यहाँ पर अंडरस्टूड का मतलब छिपा हुआ, नहीं दिया हुआ, यानी स्पष्ट नहीं किया हुआ, या उसी को दूसरे वर्ड में सिनोनिम इसका है इम्प्लिसिट, यानी एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट, यानी एक्सप्लिसिट मतलब दिया हुआ, इम्प्लिसिट मतलब नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है ये छिपा हुआ रहता है, कभी नहीं बोलेंगे यू गो दियर, तुम वहां जाओ, तो यू गो दियर नहीं बोलेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं दिया हूं, इसको समझना कि आखिर क्यों सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। गौर से देखना सारे बच्चे, सबसे पहले एग्जाम्पल इसको हमको समझाना है, लेकिन इसको समझने से पहले इसको आप समझें डायरेक्ट। अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, तो अगर हिंदी में मैं बताऊं तो सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन हिंदी में होता है कि जो वर्ब कोई भी वर्ब सेंटेंस का अगर वो एंड करता है ता है, ते है, ती है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये